नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात। दरअसल दो तीन खबरें हैं जिन पर बात करूंगा मैं। सबसे पहले तो एक तो ये कि एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग में किस तरह की चीजें हुई और क्या सारे चुनाव आयुक्त एक ही पेज पर थे, इसको लेकर के खबरें बाहर निकलने लगी। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि चुनाव आयोग से भी उनको जानकारियां और सूचनाएं मिलने लगी। तो अब दरअसल आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, उस खबर को लेकर के बात करेंगे। इसके अलावा एक और, चूंकि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं तो इसलिए डेमोक्रेसी को डिफाइन करने वाली डेमोक्रेसी कितना सेलिब्रेटेड है हमारे यहाँ, हम उसको कितना रेस्पेक्ट करते हैं, और डेमोक्रेटिक ऑर्डर एंड डेमोक्रेटिक एटिकेट्स, एथिक्स, इनको लेकर के हम कितना संजीदा है, और हमारी सरकार कितना संजीदा है जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुन करके आई है। तो उसको लेकर के भी एक खबर यह है कि सरकार बीएलओज पर एसआईआर पर बात करने को तैयार, पार्लियामेंट में चर्चा को तैयार नहीं है, लेकिन वो वंदे मातरम पर चर्चा कराना चाहती है। वंदे मातरम पर चर्चा किस बात के लिए, क्या मतलब इस बात पर वो चर्चा कराना चाहती है कि नेहरू के समय या कांग्रेस ने उसमें से कुछ स्टैंजा हटा दिए, बाद में हटाए, तो वो स्टैंजा क्यों हटाए गए, उनको जोड़ा जाना चाहिए, और इसलिए क्योंकि वो हिंदू विरोधी है। इस तरह की चीजें, एक नैरेटिव खड़ा करने का पूरा मामला ये होगा। अदरवाइज कोई दूसरी वजह नहीं हो सकती कि आप वंदे मातरम स्वीकार किए जाने के 75-80 साल के बाद, या और ज्यादा, पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में गाया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। तो 1896 से भी अगर आप तब से गिनना शुरू करें तो 130 साल के बाद या 130वें साल में आकर के आप वंदे मातरम पर पार्लियामेंट में चर्चा करें, जब पूरे देश में बहुत सारे ऐसे इश्यूज इस समय चल रहे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। जैसे नॉर्थ इंडिया में जो पोल्यूशन की स्थिति, बड़े शहरों में पोल्यूशन की स्थिति है, लोगों का सांस लेना दूभर है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं। वोटर लिस्ट को लेकर, एसआईआर को लेकर के जिस तरह के प्रेशर सरकारी कर्मचारियों पर हैं, और सरकारी कर्मचारी सुसाइड करने पर मजबूर हैं, या वो इस दबाव में, तनाव में उनकी मौत हो जा रही है, उस पर बात करने की कोई मंशा सरकार को लगता है कि ये सब ड्रामा है। अगर हम बात करें कि रोजगार का मसला, उस पर बात करने की कोई वो नहीं है। अगर हम बात करें कि साहब जियो पॉलिटिकल चेंजेस जो आ रहे हैं उसमें भारत कैसे नेविगेट कर रहा है, इस पर चर्चा करें, तो उस पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार नहीं होगी, लेकिन वो वंदे मातरम पर चर्चा करने को तैयार होगी। तो ये दो खबरें जैसे, और फिर तीसरी बड़ी खबर है, और उस पर मुख्य रूप से उस पर बात करेंगे। तो जो जो ये मैं आपको बता रहा हूं कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर, ये खबर ये है कि हेडलाइन लगाई है इंडियन एक्सप्रेस ने, जो मैंने बोला कि चुनाव आयोग में एसआईआर को लेकर जब 24 जून 2025 को बिहार में एसआईआर की घोषणा की गई, उससे पहले क्या था। तो ये इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प खबर छापी है। अ टेल ऑफ टू June 24 orders announcing nationwide special intensive revision beginning with Bihar. In writing, Commissioner Sandhu cautioned against harassment of genuine citizens. Final SIR order dropped mention of Citizenship Act. June 24 draft order approved on WhatsApp. The same day, citizenship sentence ended abruptly with semicolon. ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि सिंपल उसको हटा दिया गया, सेंटेंस भी पूरा नहीं किया गया, सेंटेंस एंड हो गया सेमीकोलन के साथ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ये जो है, इन्होंने ये कहा है, ऑन June 24 द डे ऑफ इलेक्शन कमीशन इश्यूड इलेक्शन कमीशन इश्यूड द ऑर्डर डायरेक्टिंग अ नेशन वाइड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन
of electoral rolls, starting with Bihar. Election Commissioner Sukhbir Singh Sandhu put on record a note of caution in the order's draft version. The Indian Express has learned. क्या है? केयर शुड बी, जो उन्होंने नोट डाला था मिस्टर संधू ने, सुखबीर सिंह संधू जो चुनाव आयुक्त हैं, care should be taken that genuine voters, citizens, particularly old, sick, persons with disabilities, poor and other vulnerable groups do not feel harassed and are facilitated. Sandhu wrote in the file of the draft order. This was an apparent reference to the exercise that required all existing electors to fill enumeration forms and certain categories to furnish additional documents to prove their eligibility. Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar subsequently signed off on the file, significantly in a sign of the urgency with which the order was issued. The draft order was approved on WhatsApp that very same day. When the final order was made public on the evening of June 24, it carried a telling amendment. In paragraph 2.5 and 2.6, the draft order reviewed by the Indian Express had explicitly linked the SIR to Citizenship Act, using the changes in the Act to justify the process. The Commission has a constitutional, जो कहा गया, Commission has a constitutional obligation to ensure that only persons who are citizens as per the Constitution of India and the Citizenship Act 1955 are included in the electoral roll. The Citizenship Act underwent a significant amendment in 2004, and thereafter no intensive revision has been conducted across the country. The final order, however, dropped the reference to the Citizenship Act and the amendment passed in 2003 and applicable from 2004. इन दोनों का रेफरेंस गायब कर दिया गया. In paragraph 8 of the final order dated June 24, the EC wrote, whereas one of the fundamental preconditions set out in Article 326 of Constitution is that a person is required to be an Indian citizen. Person is required to be an Indian citizen for her name to be registered in the electoral roll. Consequently, the Commission has a constitutional obligation to ensure that only persons who are citizens, ये सेमीकोलन पर यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो जाता है. The paragraph ends abruptly. The sentence breaks off after the semicolon. Since June 24, the EC has not commented on the incomplete line. On November 28, the Indian Express contacted the EC spokesperson to ask about change in the two orders, but no comment was available. The Indian Express also asked Commissioner Sandhu about his note and whether his concerns were addressed. He was unavailable for comment. Another perusal of the final order shows that Sandhu's concern found an echo in the final order. The point he flagged was incorporated in paragraph 13 of the final order without attributing it to him. This being an intensive revision, जो वो paragraph 13 है, this being an intensive revision in case enumeration form is not submitted before July 25, 2025, the name of the electors cannot be included in the draft rolls. However, CEO, DEO, ERO, BLO for the Chief Electoral Officer, District Election Officers, Electoral Registration Officers and Booth Level Officers should also take care that genuine electors, particularly old, sick, persons of disabilities, poor and other vulnerable groups are not harassed and are facilitated to the extent possible, including through deployment of volunteers, the June 24 order states. ये जो मिस्टर संधू ने जो बात कही थी उसको यहाँ पर एड्रेस किया गया. Significantly, Sandhu's reference to citizens was dropped. ये एक बड़ा वो है कि संधू ने जो सिटीजन्स का रेफरेंस दिया था उस रेफरेंस को ड्रॉप कर दिया गया है. इन्होंने इलेक्टर्स लिखा है, इलेक्टर्स, नॉट सिटीजन्स.
इलेक्टर्स लिखा है। एंड दिस इज ये जो संधू ने जो लिखा था, वो लिखा था केयर शुड बी टेकन दैट जेन्युइन वोटर्स एंड सिटीजन्स, वहां सिंपल इलेक्टर्स लिख दिया गया, सिटीजन्स गायब कर दिया गया है। सो एक एक चीज, इससे दो चीजें एक आती कि एक तो कि इलेक्शन कमीशन में जरूर ऐसा नहीं है कि जो चीजें जिस तरह की दिखाई दे रही वैसा ही है, अंदर खाते बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इस खबर से मैं ऐसा समझ पा रहा हूं। दूसरी बात ये कि कितना भी चीजों को ढक छुप कर रखा जाए, वो चीजें बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये इसका मतलब ये हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी आर मदर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो मदर ऑफ द डेमोक्रेसी जो हमारा हमारा देश है, हमारा रिपब्लिक है, तो वहां पर हो क्या रहा है? गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी, संचार साथी ऐप है, संचार साथी ऐप को हर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन में उसे उस ऐप का रहना अनिवार्य कर दिया गया है। और मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को कहा गया है कि इनबिल्ट वो ऐप उसमें होना चाहिए एंड जिनके पास मोबाइल होगा उस वहां अपडेट भी जाएगा। जैसे आप पहले से मोबाइल रख रखें तो आपके पास अपडेट जाएगा एंड उसे इंस्टॉल करना होगा, जिसको फिर अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता है। तो ये अब इसका उद्देश्य जो बताया गया है इस संचार साथी का, संचार साथी जो गवर्नमेंट की एक साइट है पूरी, संचार साथी .gov.in, यहां पर अबाउट संचार साथी ये बताया गया, संचार साथी इज अ सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव। मैं आपको स्क्रीन पे भी इसको ले आता हूं, फिर मैं बताता हूं कि ये खबर इंपॉर्टेंट क्यों है। ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये आया संचार साथी, दूर संचार विभाग का ये है। और ये अबाउट संचार साथी अभी दिखाई देगा। हाँ, ये अबाउट संचार साथी आप यहां पर देख सकते हैं। इन्होंने बताया है कि इन्होंने बताया है संचार साथी, ये आया, इन्होंने बताया है संचार साथी a citizen centric initiative of Department of Telecommunication to empower mobile subscribers, strengthen their security and increase awareness about citizen centric initiatives of the government. संचार साथी is available in form of mobile app and web portal. तो वेब पोर्टल तो ठीक है जिसको हम देख रहे हैं इस समय। संचार साथी provides various citizen centric services. In addition, keep yourself aware facility provides latest updates and awareness material on different aspects related to end user security, telecom and information security. जो इसमें चीजें हैं उसमें चक्षु, report suspected fraud, unsolicited commercial communication and malicious web links. Block your last stolen mobile handset. No mobile connection in your name. No genuineness of your mobile handset. Report incoming international call with Indian number. Know your wireline internet service provider. Trusted contact details. ये चीजें इसमें कही गई हैं, लेकिन जो अब ये अगर कंपलसरी हो जाएगा तो कंपलसरी होने की स्थिति में जो स्थितियां बनने वाली हैं वो किस तरह से एक्ट, देखिए जो बात कहने जिसके लिए सरकार कह रही है उसमें कहीं कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है कि ये कोई गड़बड़ चीज होने जा रही हो, लेकिन ये जो ऐप आपके मोबाइल में आएगा वो अनिवार्य है, आपकी इच्छा नहीं है। आप अगर हमें जरूरत नहीं है तो ऐसा नहीं कि हम उस ऐप को डिलीट कर सकते हैं या हम उस ऐप को ना लें, ये संभव नहीं है। तो ये एक तो कंपलसरी अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो ये ऐप आपके स्मार्टफोन में होगा। पहली बात, ये ऐप आपके स्मार्टफोन के कैमरा, वॉइस रिकॉर्डिंग, फोटो, टेक्स्ट, जितनी चीजें हैं उन सब तक उसकी एक्सेस होगी। आपकी कॉल्स, आपका कंटैक्ट,
सारी चीजों तक उसकी एक्सेस होगी। यही सबसे जो खतरनाक चीज है वो ये है कि सारी चीजों तक एक्सेस होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं। और सुनने में इस तरह की चीजें पहले भी आ चुकी हैं कि आपके कैमरा जो है, मान लीजिए आपका मोबाइल ऑफ भी है, ऑफ इन द सेंस कि ऑफ, बैटरी ऑफ नहीं, यानी आपका मोबाइल ऑन नहीं है, मतलब स्क्रीन ऑन नहीं है, वैसी स्थिति में भी कैमरा और उसका जो माइक है वो काम करता रह सकता है। और अगर वो काम करता रह सकता है, कोई ऐप इस तरह का है जो मोबाइल और जो कैमरा और वॉइस जो रिकॉर्डिंग है या जो माइक है उसको एक्टिवेटेड रख सकता है, इन दैट केस होगा क्या कि 24/7 आपका पूरा सर्विलांस हो रहा होगा। यही सबसे खतरनाक चीज है। दरअसल एक और इसको लेकर के इसलिए हल्ला मचा हुआ है, पूरा विपक्ष इसको लेकर के हल्ला मचाए हुए है। ये जो खबरें आ रही हैं इसमें विपक्ष ने बताया कि ये पेगासस है, पेगासस तो चुपचाप डाला था, लेकिन यहां पर ये तो खुल करके ये डाला जा रहा है। संचार साथी ऐप को लेकर सरकार द्वारा जारी नए आदेश को लेकर बवाल शुरू हो गया है। विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस कदम को गैर संवैधानिक बताया है। विपक्ष ने कहा कि सरकार इसके जरिए लोगों की हर एक हरकत पर नजर रखने जा रही है। विपक्ष ने इस ऐप की तुलना इजराइल के स्पाईवेयर ऐप पेगासस तक से कर दी है। विपक्ष ने क्या कर दी है, ये दरअसल पेगासस छुप करके वो काम करता है। ये आप खुल्लम खुल्ला कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी, गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि आपको मोबाइल में रखना ही है। तो ये एक 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 तरह से इसमें कोई छुपा छुपाई वाला मामला ही नहीं है। गवर्नमेंट साफ तौर पे कह रही है कि हम अपने सिटीजन्स को, मोबाइल यूजर्स को सुरक्षा कवच दे रहे हैं। और सुरक्षा कवच यानी हर तरह से कवच कि आपको कहीं कोई विपक्ष, कोई पार्टी, कोई विचार, कोई भी चीज आपको प्रभावित न कर सके, ऐसा कवच। तो ये इस तरह की चीज है। दूरसंचार विभाग ने सोमवार को मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स और आयातकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि 90 दिन के भीतर सभी नए उपकरणों में, यानी सभी नए हैंडसेट्स में संचार साथी प्री इंस्टॉल होना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार भारत में उपयोग लाए जाने वाले मोबाइल हैंडसेट के प्रत्येक विनिर्माता और आयातक को निर्देश देती है। इन निर्देशों के जारी होने के 90 दिन के भीतर यह सुनिश्चित करें कि दूरसंचार विभाग द्वारा निर्दिष्ट संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन भारत में उपयोग के लिए विनिर्मित या आयातित सभी मोबाइल हैंडसेट में पहले से लगा हो। ऐसे सभी उपकरणों के लिए जो पहले ही विनिर्मित हो चुके हैं और भारत में बिक्री चरण में है, मोबाइल हैंडसेट विनिर्माताओं और आयातकों को सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से ऐप को इंस्टॉल कराने के लिए कदम उठाने होंगे। अब सरकार ने तर्क क्या दिया है? सरकार का तर्क यह है, सरकार ने कहा यह कदम डुप्लीकेट और नकली IMEI नंबरों को रोकने के लिए जरूरी है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि भारत में सेकेंड हैंड फोन मार्केट और चोरी व ब्लैक लिस्टेड डिवाइस की रिसेल बढ़ती जा रही है। ऐसे में फोन को ट्रेस करने के लिए संचार साथी जैसा भरोसेमंद सिस्टम बनाना जरूरी है। सरकार ने कहा यह आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है, उसी के लिए नहीं। लेकिन जब वो कहते हैं यहां पर फोन ट्रेस करने के लिए संचार साथी जैसा भरोसेमंद सिस्टम बनाना जरूरी है, तो फिर एप्पल को इसका निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए था आईफोन के लिए, क्योंकि आईफोन और या जो भी iOS डिवाइसेस होती हैं उनमें ये सुविधा पहले से है कि फोन को या उस डिवाइस को ट्रेस किया जा सकता है। तो उसे मान लीजिए सेकेंड हैंड फोन मार्केट या चोरी या ब्लैकलिस्टेड डिवाइस कहीं भी अगर एप्पल की कोई भी डिवाइस है इंक्लूडिंग आईफोन,
तो उसको अलग से जरूरत नहीं है, उसमें इनबिल्ट सिस्टम होता है कि वो आपको ट्रैक कर लेता है कि है कहाँ। आप ब्लॉक कर सकते हैं अपना फोन अपनी किसी दूसरी डिवाइस से, अगर आपका फोन गायब हो जाता है, एंड उसके बाद जब भी वो ऑन होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यहाँ पर ऑन हुआ है, तो ट्रेस करने में आसानी होती है। तो अगर सिर्फ ये बात है कि फोन को ट्रेस करने के लिए है, इन दैट केस एप्पल को इस तरह का आदेश देने की जरूरत नहीं थी। तो ये एक जो जो बात कही गई वहां पर मैंने आपको बताया कि जो जो तर्क दिया जा रहा है, ये तर्क पूरी तरह से सही है, इस पर थोड़ा संशय है। विपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप लगाए हैं, विपक्षी पार्टियों ने इस कदम की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस के सी वेणुगोपाल ने कहा है कि ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, बिग ब्रदर हमें नहीं देख सकता। बिग ब्रदर की बात हुई, बिग ब्रदर की बात, ये बिग ब्रदर इज वॉचिंग, वो ये दरअसल सेंटेंस आया है 1984, जो जॉर्ज ऑरवेल का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जो 1949 में पब्लिश हुआ था। वहां से वहां ये कहा जाता है, वहां ये एक डायलॉग है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग। और दरअसल अगर पूरे उसको देखें तो ये कहीं ना कहीं 1984 में जो कहानी है पूरी, कैसे एक जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो आपस में लड़ रही हैं, वो सीनिया नाम के एक इस तरह से उन्होंने कर रखा है, वहां पर कैसे लोगों का लोगों का सर्विलांस किया जाता है। जो बिग ब्रदर इज वॉचिंग मींस आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे कोई देख रहा है, उसे कोई मॉनिटर कर रहा है। और उसमें पूरा मामला यह है कि आप लोगों का दिमाग मतलब क्या सोचें, ये भी इसे हैक कर लीजिए, माइंड हैक, अब इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करके। तो ये है, तो कांग्रेस ने ये कहा है कि बिग ब्रदर हमें नहीं देख सकता। डीओटी का यह आदेश पूरी तरह से गैर कानूनी है। निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के बुनियादी अधिकार का एक जरूरी हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि एक प्री लोडेड सरकारी ऐप जिसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, हर भारतीय पर नजर रखने का एक खतरनाक टूल है। उन्होंने इस आदेश को वापस लेने की मांग की। कार्ति चिदम्बरम ने एक पोस्ट लिखी है, उसमें कहा यह पेगासस प्लस प्लस है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है बिग बॉस सर्विलांस मूवमेंट है, और ये गलत तरीके से लोगों के फोन में घुसने की कोशिश है। उन्होंने चेतावनी दी, ऐसी कोशिशों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने भी, बहुत सारे लोग, पूरा पूरा विपक्ष इस पर बोल रहा है। अब दरअसल इस तरह की चीजें और कहां हुई हैं, इसको देखने की जरूरत है। मैक्स नाम का एक ऐप रूस में, वहां के जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं, मोबाइल उनके स्मार्टफोन्स पर गवर्नमेंट ने मैक्स नाम का एक ऐप इंस्टॉल करा रखा है, और वहां ये सर्विलांस चलती है। अब जो डेमोक्रेसी, रशिया की डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी आप जानते हैं पुतिन 25 साल से जिस तरह से बने हुए, जो भी अगर कोई स्ट्रांग अपोजिशन लीडर खड़ा होता है तो उसको या तो देश निकाला होता है या फिर उसे कहीं ना कहीं निपटा दिया जाता है। और पुतिन हमेशा, अब तो उन्होंने कानून बदल लिया, नहीं तो पहले वो प्रधानमंत्री भी बने, राष्ट्रपति किसी दूसरे को बना दिया, क्योंकि 2 टर्म्स के बाद नहीं हो सकते थे। बट अब तो ये हो गया कि वो जीवन पर्यंत रह सकते हैं, ऐसा 2 टर्म या 3 टर्म की कोई बाध्यता नहीं है। वहां पर जिस तरह की डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए सो कॉल्ड जो जो कैप्टिव डेमोक्रेसी है, उसको बनाए रखने के लिए इस तरह के सारी चीजें इस्तेमाल। बट हम लोग, हमारे देश की डेमोक्रेसी वैसी नहीं, इट्स अ वाइब्रेंट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। यहां आप देखिए कि जो सबसे खराब समय डेमोक्रेसी के लिए कहा जाता है 1975, जब इमरजेंसी लगी थी, एट दैट टाइम एट दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उन्होंने भी इलेक्शन अनाउंस किए थे, और जब इलेक्शन में वो हार गई तो ऐसा नहीं हुआ था जैसे दूसरी जगहों पर होता है कि भाई हम वो सत्ता हस्तांतरण करेंगे ही नहीं, पूरा कहानी हो गई, कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
इट वॉज अ पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। जिसको भी मैंडेट मिला उसको सत्ता मिल गई। एंड आफ्टर 3 years फिर जो इलेक्शंस हुए उस इलेक्शन में वापस इंदिरा गांधी फिर चुन करके आ गई। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारी डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग डेमोक्रेसी कही जाती है, और है भी, प्रूव किया है हमारी डेमोक्रेसी ने। तो अब यहां पर जो चीजें इस तरह की हो रही हैं, ये चीजें खतरनाक हैं। ये चीजें खतरनाक इन द सेंस ये है कि जैसे मैं फिर जिस संदर्भ में, आप देखिए कि जब से मौजूदा सरकार आई है, इसके पास कोशिश ये रहती है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, मेन स्ट्रीम मीडिया का इस्तेमाल करके एक पूरा माहौल ऐसा खड़ा किया जाए जिसमें जिसमें जो है ये कोशिश रहे कि कहीं से भी कोई कोई अ, ये कह लीजिए कोई इस तरह की बात नहीं आ पाए जो मतलब पूरी कोशिश ये रहती है कि जो सरकार सोचती है, जो सरकार मानती है, जो सरकार करना चाहती है, उसको लेकर के एक पूरा माहौल बना देना, लोगों का माइंड कैप्चर करते रहना, माइंड हैक कर लेना कि लोग उससे आगे कुछ सोचे ही नहीं, तर्क लाए ही नहीं। और इसमें काफी हद तक ये सरकार काफी हद तक कामयाब भी है। और एक चीज और ये होती रही है कि अगर आप इसे देखें कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई, उसके बाद से पन्ना प्रमुख वाला कार्यक्रम पूरा हुआ है। पन्ना प्रमुख जो है, वो मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि ये चीजें एक ब्रॉड बड़ी डिजाइन का हिस्सा है। तो वो है क्या? तो पन्ना प्रमुख ये है कि आप देश के हर वोटर के बारे में एक डेटाबेस तैयार हो जाए, और तैयार कर लिया है भारतीय जनता पार्टी। दे नो कि किस बूथ पर कितने लोग, कौन से लोग हमें पसंद करते हैं, हमें वोट देंगे, कौन से लोग हमें वोट नहीं देंगे, कौन से लोग क्या सोचते हैं, उनकी पॉलिटिकल जो लीनिंग है वो क्या है। दे हैव द इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। एंड उस डिटेल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल जो जो बहुत सारी चीजें जो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, आलम को लेकर के, महादेवपुरा को लेकर के, हरियाणा को लेकर के, इन इन सब में दरअसल ये चीजें करने के लिए उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल होता है, किया जा सकता है। वो इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, देन आप वोटर लिस्ट में अगर कुछ करना है तो उस इंफॉर्मेशन के आधार पर बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनसे आप अपने चुनाव जीतने को सुनिश्चित कर सकते हैं, या विपक्षी को कमजोर कर सकते हैं। अब ये सब चीजें जब चल रही हों, मेन स्ट्रीम मीडिया आप देखते हैं सुबह शाम तक वो सरकार से सवाल नहीं पूछता है, विपक्ष से सवाल पूछता है, सरकार के नैरेटिव को वो लगातार आगे बढ़ाता रहता है। तो ऐसे में जो जो चीजें आती हैं सामने, जो जो चीजें आती, एक एक पूरा वो बन जाता है, माहौल बनता है। अब पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखने में आया, खास तौर पे राहुल गांधी के खड़े होने के बाद, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और जिस तरह से भले बिहार के चुनाव में उनकी जो हार हुई उस पर मैं तो हमेशा मानता कहीं कुछ समथिंग समथिंग फिशी, हरियाणा में हार हुई, महाराष्ट्र में हार हुई, ये सब चीजें अपनी जगह हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड वो जो है कहीं ना कहीं मोदी शाह की गवर्नमेंट, मोदी शाह की को परेशान करने वाले सवाल है। और जिस तरह से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, भले वो वोटों में ना दिखाई पड़ पा रहा हो जिस भी वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं वो सपोर्ट है। लोग राहुल गांधी जो नैरेटिव खड़ा करते हैं उस पर सोचने लगे हैं, उस पर बात करने लगे हैं। नाउ राहुल गांधी को सिर्फ पप्पू नहीं माना जाता है, पहले पप्पू माना जाता था। लोग इस नैरेटिव पर भरोसा करते थे कि राहुल गांधी हैं, गांधी जहां भी प्रचार के लिए चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को और कुछ जरूरत ही नहीं। ये प्रोपेगेंडा किए गए थे और इन पर लोग भरोसा करते थे। लेकिन 4,000 किलोमीटर की यात्रा ने बहुत सारी चीजों को तोड़ दिया, और वहां से भारतीय जनता पार्टी के सामने एक नया चैलेंज आ गया कि अब इन चीजों से कैसे निपटे। पेगासस आपने देखा होगा, पेगासस जो है
अभी तक पेगासस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो जवाब दिए थे, केंद्र सरकार ने जो जवाब दिए थे, जो जवाब दिए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो सुनने वाले हैं। Government explicitly refused to answer yes or no to whether it used Pegasus, citing national security concerns. इस सुप्रीम कोर्ट की बात है। Government filed a short affidavit that did not confirm or deny the use of the spyware, but instead offered to form its own committee of experts. And the government argued that the disclosing facts about state surveillance would harm national security. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट फाउंड द गवर्नमेंट्स लिमिटेड एफिडेविट इनसफिशिएंट, बट हुआ कुछ नहीं इसमें। द कोर्ट एक्सप्रेस्ड इट्स डिस्प्लीजर एंड अपॉइंटेड इट्स ओन इंडिपेंडेंट 3-member टेक्निकल कमिटी ओवरसीन बाय अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज टू इन्वेस्टिगेट द एलिगेशंस। The court rejected the government's offer to form its own committee, stating it was necessary for the justice must not only be done but also be seen to be done principle and to investigate the grave allegations thoroughly. अब ये जो thoroughly ये थे, इसको लेकर के क्या हुआ, क्या निकल के आया? The court will decide whether there must be an ये क्या है? एक मिनट। जो रिपोर्ट आई उसका कोई खास पता ही नहीं है कि रिपोर्ट आई क्या हुआ उसमें। दरअसल उसमें भी ये कह दिया गया कि ये कमेटी जो फॉर्म की गई, इसमें भी ये कह दिया गया, और इसमें क्या हुआ कि यूनियन रिफ्यूजेस टू फाइल अ मोर डिटेल्ड एफिडेविट, इसको मना कर दिया उन्होंने। जैसा अभी आपको बताया कि in India, the Pegasus project investigations alleged that the Pegasus spyware was used on ministers, opposition leaders, political strategists, tacticians, journalists, activists, minority leaders, Supreme Court judges, religious leaders, administrators like election commissioners, and head of Central Bureau of Investigation. Some of these phones were later digitally and forensically analyzed by Amnesty International Security Lab on 10 Indian phones, and the analysis showed sign of either an attempted or successful Pegasus hack. However, the Supreme Court of India stated that the technical committee had found malware in 5 of the 29 phones, but not able to say conclusively that the malware found was Pegasus. The Chief Justice also mentioned that the government refused to cooperate in the investigation. अब ये ऐसा क्यों हुआ? ये जो बात है, जैसे लोग कहते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, बड़ा आसान नहीं है, बिकॉज आर्टिकल 21 का हनन है, ये सब चीजें अपनी जगह सही हैं, लेकिन गवर्नमेंट अगर इस पर आ जाए और सुप्रीम कोर्ट उस तरह से एक्ट ना करे जैसा उसे करना चाहिए, अगर वो गवर्नमेंट को स्पेस दे दे, तो गवर्नमेंट कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे और कहे कि नेशनल सिक्योरिटी के चलते ये इंफॉर्मेशन पब्लिक में नहीं दी जा सकती है, हम एफिडेविट फाइल कर देंगे बंद लिफाफे में। तो बंद लिफाफे वाला चलन सुप्रीम कोर्ट में बहुत हो गया है। तो बंद लिफाफा वो सिर्फ बंद ही रहता है जिन लोगों से, मतलब गवर्नमेंट जानती है उसमें क्या है, और चीफ जस्टिस साहब या जो बेंच है वो जानते हैं उसमें क्या है। देश को पता ही नहीं चलता उसमें क्या है। वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर उसको दबा दिया जाता है या इस तरह की चीजें कर दी जाती हैं। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट इस बात पर एडमेंट है तो ये तो हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो फिर मैं वो बात कह रहा हूं कि ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत ये पड़ी क्योंकि देश में जो पॉलिटिकल माहौल बन रहा है उस पॉलिटिकल माहौल पर नब्ज पर हाथ रहे और उस समय रहते उसकी दवा कर दी जाए, ये उस दिशा में कदम है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले
जब नेपाल में जनजी का वो हुआ था, उसके बाद हमारे गृह मंत्री ने सिक्योरिटी एजेंसीज को, आईबी एंड ढेर सारी जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, उनको प्रायोरिटी पर यह अध्ययन करने को कहा था कि जितने भी जन आंदोलन देश में हुए हैं एंड स्पेशली आफ्टर 1974, उनका डिटेल्ड स्टडी की जाए। उनमें ये देखा जाए कि वो आंदोलन कैसे शुरू हुए, उनकी फंडिंग कहां से रही, उनका सपोर्ट क्या था, गवर्नमेंट ने उनसे उनसे कैसे डील किया, उनका एंड रिजल्ट क्या रहा, और ये सारे इनको एनालिसिस करके ये जो एजेंसियां हैं वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करें कि आंदोलनों से कैसे निपटा जाना चाहिए। तो एक वो हो रहा है, जो तैयारी हो रही है। अभी आपको याद होगा रायपुर में जो सिक्योरिटी, जो इंटरनल सिक्योरिटी का एक बड़ा जमावड़ा था, जिसमें देश भर के डीजीपीज और जो सेंट्रल पुलिस है उसके सीनियर ऑफिशियल्स, डीजीपीज, वो सारे लोग, मतलब डायरेक्टर्स, वो सारे लोग शामिल थे, जहां पर इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के, इंटरनल सिक्योरिटी सिनेरियो पर तमाम बात हुई। इंटरनल सिक्योरिटी सिनेरियो क्या अपने देश में, क्या किसी को भी ये लगता है कि वल्नरेबल है? नहीं है, हमें नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, किसी को नहीं लगता है। लेकिन ये जो जो डिलिबरेशंस हुए, जो बात हुई हैं, और उसको अगर आप जोड़ें जो गृह मंत्री ने पहले निर्देश दिया है, वो चीजें कहां तक पहुंची मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी नहीं है उसमें, और अवेलेबल नहीं है जानकारी। अब उसके बाद ये देखिए कि अब गवर्नमेंट संचार साथी को आपके मोबाइल में आपके साथ साथ कर दे रही है। यानी आप जो बात करेंगे, जो भी चीजें, वो सब आपकी कोई तो देख रहा होगा, किस कहीं पर जा रही होंगी, और वहां से ये दरअसल उस तरह का प्रोजेक्ट है पूरी तरह से कि एक सेंट्रलाइज एक मॉनिटरिंग, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की चीजें हैं, जो राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे थे, जिस पर चुनाव आयोग अभी तक चुप है, कि जो आलंद में करीब 5,000 वोट डिलीट करने की जो रिक्वेस्ट आई, जो हो नहीं पाया क्योंकि बीच में एक अलार्म बज गया, तो वो रिक्वेस्ट कैसे आई, उनका ये अंदेशा था, ये कहीं सेंट्रलाइज एक जगह से प्लान तरीके से चीजें हो रही हैं। नाउ जो एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन अभी तक सामने आया, उसमें ये चीज निकल के आई है कि ये एक जो जो कलबुर्गी का एक क्या बोलते हैं, कंप्यूटर वाला सेंटर, एंड उसका बंगाल के नादिया जिले में एक एजेंसी, एक फॉर्म जो चलाते हैं लोग, वो, एंड अमेरिका में एक कंपनी, इनके बीच और कैसे एक जो मोबाइल है, मोबाइल का एक एक जो सिम नंबर है, वो कैसे वर्चुअल एक और उसका वो फॉर्म एक डेवलप किया गया, एंड वहां से रिक्वेस्ट भेजी गई, जो रिक्वेस्ट चलेगी तो फिर जब इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट मिली चेंज करने की, डिलीट करने के, जोड़ने की, तो वो ओटीपी देते, ओटीपी से कंफर्म होता है कि भाई जो जेन्युइन फोन नंबर, जिसका जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ही ओटीपी गया, वो ओटीपी जब आप डालोगे तब आगे बढ़ पाओगे। तो वो ओटीपी जब गया, तो जो क्लोन किया हुआ सिम कार्ड है, जो वर्चुअल सिम कार्ड है, दोनों के पास गया, और दोनों के पास गया तो फिर जो, जैसे मान लीजिए मैं जेन्युइन यूजर हूं अपने फोन का, जो रजिस्टर्ड है वहां पर, मेरे पास वो आया तो मैंने उसे अनदेखा कर दिया, क्योंकि मैंने कोई रिक्वेस्ट भेजी नहीं थी, लगा कुछ आ गया होगा। एंड अपने देश में अभी भी इस बात को लेकर के बहुत अवेयरनेस नहीं है कि मोबाइल पर जो मैसेज आते हैं, वो मैसेज बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं, या वो मैसेज इस तरह की भी हो सकते हैं कि हमारे बिना पर कहीं कोई काम कर रहा हो गड़बड़। तो होता क्या था कि भाई जो ओटीपी आया, तो ओटीपी हमने तो इग्नोर मार दिया, बट जो वर्चुअल सिम कार्ड पे गया हुआ है, जो क्लोन्ड सिम कार्ड पे गया हुआ है, जहां सिस्टम लगे हुए हैं, वहां ऑलरेडी वो सिस्टम पे जब वो गया, उसे वहां कैप्चर किया गया, एंड देयर इज अ इंटरफेस बिटवीन दिस डेलवेयर कंपनी एंड नाडिया कंपनी। तो नाडिया कंपनी में उसे, उस इंटरफेस पर उसे देख लिया गया,
and it was supplied to the Kalburgi this computer center. और वो उस OTP का इस्तेमाल करके उन्होंने जो चेंजेस करने हैं वो रिक्वेस्ट भेज दी। नाउ अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, कोई कहीं एक सेंट्रलाइज जगह पर हो रहा है, तो ये सारा डेटा, इसका मतलब एक सर्विलांस का पूरा एक पूरा सिस्टम डेवलप कर लिया गया है कि जो 150 करोड़ 140 करोड़ जो भी हमारी आबादी है, उसको उसके हर कदम को वॉच किया जा सके, एनालाइज किया जा सके, क्या कैसे क्या, और समय रहते उससे कंट्रोल करने का काम किया जा सके। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। अब एक डेटा जानना बहुत जरूरी रहेगा। वो डेटा ये है कि कितने मोबाइल फोन्स हैं। नाउ दिस इज फ्रॉम द PIB रिलीज, जनवरी से मार्च 2025, 29 मई को ये रिलीज आई PIB दिल्ली से। इसका हाइलाइट्स मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, इससे आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा ऑपरेशन है। In rural areas, approximately 96.8% of persons in the age group 15 to 29, यानी Gen Z, used mobile phones at least once during the last 3 months for making personal calls and or accessing the internet. The use of mobile phone is estimated at 97.6% in areas. In the age group 15 to 29, around 95.5% of persons own a smartphone. Among those persons who own a mobile phone, including a smartphone in rural areas, मतलब रूरल एरियाज में जो मोबाइल फोन जिनके पास फोन है, उनमें से 95.5% के पास स्मार्टफोन्स हैं, ये रूरल एरिया में। और अर्बन एरिया में ये रेशियो जो है 97.6%। इन रूरल एरियाज approximately 92.7% persons in the age group 15 to 29 use the internet at least once during the last 3 months, whereas in urban areas 95.7% persons of same age group use the internet. ये जो जानकारी है ये अपने में बताता है कि अगर आप 15 से 29 साल का लगभग 100% पॉपुलेशन मान के चलिए, इट्स बीइंग कवर्ड बाय द स्मार्टफोन्स। तो और स्मार्टफोन में अगर संचार साथी रहेगा, then they can be monitored, their activities can be monitored in a centralized manner. तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं होती हैं, बट अपने यहां हो रही है, और कारण मैंने बताया क्यों हो रही है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। कल प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें पार्लियामेंट को लेकर कही थी, आज पार्लियामेंट में क्या किस तरह की चीजें चल रही हैं वो देखना होगा, और देखना होगा विपक्ष इस इश्यू को कहां तक ले जा पाता है, क्या ले जा पाएगा भी या नहीं, या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें फैला करके, जैसे एक 1984 जिसकी हमने बात की, वो क्या करते हैं, वो उसमें एक बड़ी खास बात ये थी, वहां एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ का जिक्र है उस नॉवेल में, एक बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ। वहां एक जो उसका वो है कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है विंस्टन, वो जो है वो एक पार्टी का कारिंदा है, वो अपना करता रहता है, वो देखता है कैसे कैसे चीजें चल रही हैं, तो वो कंट्राडिक्टरी चीजें एक दूसरे से फैलाई, जैसे वार इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। ये बहुत फेमस उसका कोट है उस बुक का। हु कंट्रोल्स द पास्ट कंट्रोल्स द फ्यूचर, हु कंट्रोल्स द प्रेजेंट कंट्रोल्स द पास्ट। ऐसे ऐसे ढेर सारे वो है। एंड व्हेन मेमोरी फेल्ड एंड written records were falsified, when that happened, the claim of the party to have improved the conditions of human life had got to be accepted, because there did not exist and never again could exist any standard against which it could be tested. मतलब जो उस बुक में जो कोटेबल कोट्स हैं उनकी बात कर रहा हूं,
कि वो इस तरह से जो है चीजों को बदल दे रहे हैं कि आप कुछ चीज चेक ही नहीं कर सकते हैं कि सही है या नहीं है। ऐसी कोई चीज चेक ही नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो करेंगे क्या फिर आप? तो ये सारी चीजें अपने यहां भी उसी तरह की चीजें मोटे तौर पर हो रही हैं। इस उपन्यास को अगर एक बार फिर से आप पढ़ें तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।